मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक युवक का प्रश्न आया है कि गुरुजी, मुझे कितना समय हो गया, मेरे किसी को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला। मैं जो भी काम धंधा करता हूं, उस काम धंधे में मुझे कोई बरकत नहीं मिलती, कोई उसको मतलब मेरा काम धंधा, मेरे जॉब में किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहता। क्या कारण है? मैंने काफी जगह से भी पूछ लिया है, मैंने जो भी उपाय किया, लेकिन मुझे किसी भी उपाय से कोई ऐसा फर्क नहीं मिला। दर्शकों, ऐसा उस जातक ने बताया है। तो विचार करेंगे उसकी कुंडली में क्या है जो उसको किसी भी काम करने में नहीं मिल रही, क्या कारण है। उस कुंडली का हम थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से आपका विश्लेषण करेंगे। तो विषय है, सबसे पहले कुंडली में लगन और लग्नेश क्या कहते हैं। उस कोई भी ये कुंडली किसी भी लगन की होने दो, आपका कोई भी लगन होने दो, ये लगन है, ये लगन का भाव है और इसका स्वामी लग्नेश होता है। जब लगन और लग्नेश पीड़ित होता है तो प्रभाव कहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लगन और लग्नेश किस तरह से उसके पीड़ित है वो विचार करेंगे। आपके भी पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा है, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, भूमि मकान का भाव है। अगर चतुर्थ भाव छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अशुभ जगह पर चला गया तो उसको सुख कैसे मिलेगा। फिर अगर हम विचार करेंगे इसी कुंडली में, कारक ग्रह और दसवें छठे भाव में है। कुंडली में कोई ग्रह ऐसे कारक होते हैं और दसम भाव का स्वामी जो प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है, अगर वो छठे भाव में युति करके बनाए तो फिर कैसे हो सकता है। हर एक में बाधाएं आएंगी। ये आपकी कुंडली में भी हो सकता है कि कोई भी कुंडली में कारक ग्रह होता है, वह कारक ग्रह और दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो वैसे काम में उसको प्रवीणता नहीं मिलती। उसके बाद बात करेंगे कि कुंडली में दसम भाव में उच्च राशि में गुरु तो है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। तो इन 3-4 बिंदुओं पर विचार करते हुए आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उस युवक का भी मार्गदर्शन हो जिसने हमारे से प्रश्न किया है। दर्शकों, जातक का जन्म 26 अक्टूबर 1966। आप ये सोचिए, 26 अक्टूबर 1966 का आज कितने साल की उम्र हो गई उसको, आप इस हिसाब से लगाइए अंदाजा। 57-58 की उम्र हो गई, वो अभी परिवार को लेकर चल रहा है। तो इतनी लंबी उम्र में वो कैसे दुख सहन कर रहा है। शुक्र पक्ष द्वादशी को हुआ, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चरण 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। लगन का स्वामी शुक्र 5 डिग्री लेकर के लगन में विराजमान है। शुक्र लग्नेश है, अपने लगन में है। ऐसा कहा जाता है, हम भी बोलते हैं, तोते की तरह बोलते हैं, जब लगन लग्नेश में होता है तो निरोग होता है, उसको सम्मान मिलता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर उसके साथ में सूर्य नीच राशि में है 8 डिग्री लेकर के, और लगन तो अस्त हो गया, लग्नेश तो अस्त हो गया, सूर्य के प्रभाव से अस्त हो गया। दूसरा, वहीं पर केतु 33 डिग्री लेकर के विराजमान है लगन में, यानी सूर्य यानी लगन भी पीड़ित हो गया और सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया। बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बुध 2 डिग्री लेकर के 43 मिनट विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में शनि 0:31 मिनट, 1 मिनट भी पूरा नहीं है, आधा 1 डिग्री भी पूरा नहीं है, आधा डिग्री मानो। और चंद्रमा 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के चंद्र शनि का विषयोग बना रहे हैं। चंद्रमा और शनि का विषयोग छठे भाव में बन रहा है। बाद में विचार करेंगे, पहले ग्रहों की। सप्तम भाव में राहु, मेष राशि का राहु 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो यहां पर भी परेशानी आ गई, सप्तम भाव में भी परेशानी आ गई। दसम भाव में गुरु उच्च राशि का है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। ज्योतिष के हिसाब से हंस महापुरुष योग बनता है, लेकिन कुंडली में यह भी देखना जरूरी है कि गुरु किस भाव के स्वामी हैं।
गुरु यहां पर अकारक है, तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है और महापुरुष योग बना रहा है, तो उतना प्रभावी योग ये फलित नहीं होता जब गुरु अकारक बनाता है। तो एकादश भाव में सिंह राशि में मंगल है, मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है और एकादश भाव में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, तुला लगन जैसा हम हमेशा बताते हैं और सभी ज्योतिष आचार्य शास्त्री पंडित जी बताते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, ऐसे व्यक्तियों का शरीर सुगठित होता है, अच्छे बनावट होती है उसकी और सुंदर होता है। दूसरे के मन की बात वो जल्दी से पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात वो किसी को देते नहीं। और ऐसे जातकों की खास विशेषता भी है कि वो तुरंत और उचित निर्णय लेते हैं, रीरा करने में नहीं लगाते, एकदम सॉलिड उनका निर्णय होता है, तुरंत होता है और उचित होता है। और ऐसा जातक सामान्य तौर पर देव पूजक माना जाता है। उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी दर्जे की होती है। लेकिन ये सारे प्रभाव ग्रहों की स्थिति के ऊपर है। अब लगने से लगन में ही है और अस्त है, तो प्रभाव कहां मिलेगा? आप सोचिए, लगन अस्त में ही है, कहां पर मिलेगा? सूर्य शुक्र का शत्रु है। सूर्य ने शुक्र के घर में घुस करके शुक्र को अस्त कर लिया, कैद कर लिया। और मंगल केतु मंगल का रूप है और साथ में केतु भी आ गया, तो लगन भी पीड़ित हो गया और लग्नेश का स्वामी शुक्र अस्त हो गया और सूर्य से 2-3 डिग्री के अंतर पर बिल्कुल जीरो, प्रभावहीन हो गया। कहां से प्रभाव मिलेगा? सूर्य के यहां जाने से हीन भावता का शिकार हो जाता है, परंतु जीवन साथी का सुख थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि उच्च दृष्टि से देखता है, लेकिन वहां भी राहु बैठा है। सूर्य का जीवन साथी अच्छा स्वभाव देने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर राहु बैठा है, वो भी टांग पकड़ करके जीवन साथी की खींच लेता है। जब आमदनी के भाव का स्वामी और नीच राशि में हो, आमदनी के भाव का स्वामी नीच राशि में हो, तो ऐसा मानना चाहिए कि ऐसे बालक को बचपन से ही धन कमाने की प्रेरणा होती है, क्योंकि उसका गुजारा बचपन से ही नहीं चलता, क्योंकि उसका कोई सहायक नहीं होता। और यहां पर सूर्य के पिता का कारक है, पिता का कोई सुख नहीं। और सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, बड़े भाई का प्रतिनिधि है, तो ऐसे जातक को बड़े भाई का भी सुख नहीं और पिता का भी सुख नहीं। तो ऐसे जातकों को हमारे विद्वानों का मत है कि जीवन में ही धन कमाने की प्रेरणा हो जाती है, क्योंकि उसको बड़े भाई का और पिता का सहयोग ना के बराबर मिलता है और उसकी मनोवृत्ति भ्रमणशील होती है और व्यवसाय भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो उसको शांति उस व्यवसाय में मिलती नहीं है, आत्मिक शांति उसको व्यवसाय में मिलती नहीं है। जीवन साथी से अनबन चलती है, परंतु उसका सुख जीवन साथी का मिलता रहता है। अनबन भी कहने का मतलब रुकता है, लोग नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर ऐसे जातक की ससुराल धनी हो सकती है, परंतु ऐसा जातक दासता की जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक को हमारे विद्वानों को मतलब है दासत्व, जैसे दास के तय की रहता है, इस तरह से उसकी नियति बन गई है, उसको दास के रूप में कार्य करने की, दास के रूप में रहने की उसकी नियति बन गई है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी और छठे भाव में है और शनि के साथ में है। दर्शकों, तुला लगन में अगर चंद्रमा शनि की युति कहीं केंद्र में हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और शनि राजयोग कारक है, प्रबल कारक है, क्योंकि पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और चंद्रमा की युति कहीं केंद्र में हो जाती है, तो ऐसे जातक को ऊपर उठा देगी। वो एक अलग बात है। जो चंद्रमा शनि का विषयोग रहेगा वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन उसके ग्रहों के अनुसार से उसके व्यवसाय को ऊंचा उठा देगी। चंद्रमा शनि का विषयोग ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म की माता के साथ अभद्र व्यवहार करने में यह प्रतिशोध के रूप में प्रकट हुआ है। शनि तृष्णा और वैराग्य का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। तो जब शनि चंद्रमा का प्रभाव लगता है
तो इस तरह से दूषित परिमाण तो अवश्य मिलते हैं, लेकिन अगर ये युति कहीं केंद्र में होती तो ये अच्छा संबंध दिखाती। लेकिन छठे भाव में है तो चंद्रमा शत्रु इसके दुर्बल होंगे। गुरु भी उसको देख रहा है, गुरु की भी दृष्टि है। प्रत्येक काम में बाधाएं आएंगी क्योंकि कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया और शनि के साथ है। उसका यहां पर कोई योग बनता है लेकिन कुछ फल नहीं मिलता। ऐसे जातक को प्रत्येक काम में बाधाएं आएंगी, व्यवसाय के में उसको सुख नहीं मिलेगा और जातक परेशान होगा क्योंकि कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, रोग के भाव में चला गया और चंद्रमा रोगी बनाता है। चंद्रमा भी एक लगन है, यहां पर भी चंद्र लगन भी पीड़ित है। यहां पर सूर्य लगन और लगन पीड़ित है, यहां पर चंद्र लगन भी पीड़ित है। शनि और चंद्रमा का विषोग हो जाने से अगर यही स्थिति यहां अच्छी होती तो विषोग अपनी जगह होता, लेकिन उसको कुछ प्रतिष्ठा सम्मान जरूर मिलता। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में मित्र राशि में है। मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। मंगल की मेष राशि में राहु है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और दूसरी तरफ राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर भी है। धन की आमदनी में भी राहु पीछे टांग खींच रहा है उसकी पकड़ करके, अब भाई मत दो इनको इतनी धन, क्योंकि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी और मंगल की पंचम दृष्टि राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर भी है। मंगल यहां देना चाहता है, राहु दे नहीं पाता। राहु कौन है? राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है। राहु पिता में है, हमारे पिता में है। मंगल की टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हैं कि इसको नहीं देना क्योंकि उसके पूर्वज दुखी हैं, प्रबल पितृदोष है। किसी प्रकार का भी उसको कोई सुख नहीं होगा। मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जैसा मैंने बताया राहु जैसे फल देगा, धन की हानि कर रहा है। मंगल सप्तम दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा है, शत्रु राशि, यहां पर भी परेशानी वाली बात है। और मंगल अष्टम दृष्टि से शनि चंद्र के इस योग को दूषित कर रहा, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो रहा है, तो इसका मतलब यहां इस स्थान पर राहु का भी प्रभाव हो गया। तो कहां से उसको व्यवसाय में प्रतिष्ठा मिलेगी? उसका व्यवसाय हमेशा अस्थिर होगा और हमेशा बदलता रहेगा। बात करते हैं बुध की। बुध भाग्य भाव का स्वामी है तो द्वादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। खर्चा अधिक करेगा, वाणी तो अच्छी होगी, गुणमान भी होगा, विनर भी होगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तुला लगन में तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में है, उच्च अभिलाषी। परंतु प्रत्येक कार्यों में अड़चने आएंगी क्योंकि तृतीय और छठे भाव का स्वामी उच्च राशि का होते हुए गुरु बोलता है कि मैं तो प्रत्येक कार्य में अड़चने दूंगा, कुटुंब का उसको दुख होगा, सुख नहीं मिलेगा, घरेलू सुखों की कमी होगी क्योंकि नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है। जब गुरु का चतुर्थ भाव पर नीच दृष्टि है तो सुख कहां से मिलेगा? घरेलू सुखों की उसकी कमी होगी। नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, रोग और शत्रुओं तो काबू में करेगा, थोड़ा सा प्रभाव यहां देगा, लेकिन तृतीय और छठे भाव का स्वामी है, अशुभ फल ज्यादा देगा और शुभ फल कम देगा। प्रतिष्ठा देगा कहां से? गुरु अगर मान लिया यहां पर उच्च राशि का गुरु है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, तो किसको देगा? लग्नेश तो खड्डे में गिर गया। ये भी इस अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो गुरु लग्नेश बन जाता है, लग्नेश बन जाता है। लगन से पंचम भाव में गुरु होता है और गुरु को देख रहा है, थोड़ी सी राहत वाली बात होती है, लेकिन फिर इसको नीच दृष्टि से देखता है। 7, 8, 9, 10 आमदनी यहां पर फिर भी गुरु नहीं देता कि गुरु पंचम भाव में हो जाता है उच्च राशि का और सप्तम दृष्टि आमदनी के भाव देता है, तो आमदनी ठीका दिखा देता है। जब आमदनी नहीं आएगी, सामान बिक्री नहीं होगा, तो कहां से होगा? इसलिए गुरु भी इतना वो नहीं है, गुरु भी परेशानी वाली बात है। अब बात करते हैं शनि की। तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। आमदनी से व्यय अधिक होगा क्योंकि व्यय के स्थान को देख रहा है। बाहरी संबंध से हानि होगी, संतान पक्ष से सुख नहीं होगा क्योंकि संतान का स्वामी
छठे में खड्डे में गिर गया, सुख नहीं होगा। भाई बहनों से भी दसम दृष्टि से भाई बहन के पारखम भाव को देख रहा है, उनसे भी मानसिक तनाव रहेगा, शनि मानसिक तनाव रहेगा और कोई उसकी शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा यहां पर। अब बात करते हैं राहु का। राहु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना, व्यवसाय में परेशानी, किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव हमेशा रहता है। क्यों? राहु सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, और मस्तिष्क में रोगों का वास देगा, मस्तिष्क में रोगों का वास देगा। पराक्रमी थोड़ा सा देने की कोशिश करेगा कि राहु तीसरे भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु तो लगन में बैठा हुआ है, ऐसे जातक को भूत प्रेत की बाधाएं हो सकती है, ऊपरी बाधाओं का शिकार हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में असंतोष, शिक्षा, संतान में भाग्य में अवरोध होगा, भाग्य में अवरोध आएगा, और जीवन साथी से संतोष नहीं रहेगा। ये रही। अब इधर को देखिए, जातक ने प्रश्न किया कि मैं कोई भी काम करता हूं मुझे उसमें निराशा हाथ लगती है और मेरा मन बिल्कुल उतर चुका है, मेरा व्यवसाय ठीक नहीं, मुझे किसी प्रकार का सुख नहीं। चंद्रमा पीड़ित है शनि से, चतुर्थ भाव में गुरु की अशुभ दृष्टि है, लग्नेश शुक्र अस्त है, तो मानसिक बल कमजोर हो गया। जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो मानसिक बल कमजोर हो गया, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो गया, मानसिक बल कमजोर हो गया, चतुर्थ भाव में गुरु का प्रभाव हो गया तो सुख नहीं। क्यों? चंद्र चतुर्थ भाव का कारक है, तो कहां से होगा? सुख की हानि नहीं। चतुर्थ भाव पर सुख का प्रभाव, गुरु का अशुभ प्रभाव है, नीच दृष्टि देख रहा है, सुख कहां से मिलेगा? और सुख भाव का स्वामी शनि खड्डे में गिर गया तो सुख की हानि नहीं। चंद्र और शनि का विषयोग बन गया। चंद्र और शनि का विषयोग, जैसा मैंने बताया, माता और पुत्र का पूर्व जन्म का पितृदोष का वास्ता। लेकिन अगर ये केंद्र में होता तो अच्छी यूनिट होती, दोष तो अपनी जगह रहता, लेकिन उसको कम से कम व्यवसाय में प्रतिष्ठा तो मिलती, वो भी यहां नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण है चंद्र का यहां होना, दसम भाव का स्वामी का यहां होना और शनि का यहां होना, ये सबसे बड़ा कारण है। अब उसके व्यवसाय में कोई स्थिरता नहीं और दिमाग, मानसिक बल कमजोर। दूसरा कारण है लग्न और लग्नेश को पीड़ित होना, लग्नेश का अस्त होना। जब लग्नेश ही अस्त हो गया, जब लग्नेश ही राजा के पास कैद में हो गया तो बचा क्या, कैसे होगा? तो ये बताया। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में, गुरु का नीच प्रभाव, सुख की आसानी, कारक ग्रह और 10वें छठे भाव में। शनि कारक ग्रह है और 10वें छठे भाव में है, विषयोग बन गया और सभी कामों में अड़चन का, सभी कार्यों में बाधा और अड़चने आने का योग बन गया। गुरु उच्च राशि में अकारक है, कोई फायदा नहीं। गुरु या उच्च राशि में तो है, लेकिन चंद्रमा के यहां जाने से कोई फायदा नहीं। अगर चंद्रमा यहां होता तो कुछ और अच्छा होता, केंद्र में होता तो कुछ और अच्छा होता, शनि भी होता तो कुछ अच्छा, लेकिन होगा कैसे? विधाता तो कर्म के, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आत्माओं को पैदा करता है। हम जो भी पैदा होते हैं वो अपने पूर्व जन्म का कर्म का फल साथ लेकर के आते हैं, कर्म तो भोग करना ही होगा। और जब तक अभी शुक्र की महादशा चल रही है 30/12/2011 से 30/12/31 तक, और शुक्र अस्त है और शुक्र लग्नेश अस्त है, जब गाड़ी का ड्राइवर ही अस्त है तो गाड़ी कहां खड्डे में जाएगी, या पे अंदाजा लगाकर तो कुछ इस तरह समझो कि शुक्र लग्नेश, लग्नेश कोई भी हो कुंडली का संचालक होता है। जब कुंडली का संचालक ही अस्त हो गया तो फिर बचा क्या? एक विधवा जैसी स्थिति हालत हो गई, यानी उसका कोई है ही नहीं, कोई संरक्षण करने वाला ही नहीं, तो ये स्थिति आ गई। जातक बहुत परेशान है। जातक की आयु आप दिखाइए 34 और 23, 57 साल की उम्र हो गई। बोलता है मैंने बहुत धक्के खाए, मैंने उससे बातचीत किया, लेकिन जो हमने उसको किया उसने वो नहीं किया। ऐसे दोस्त जब अपने पूर्व जन्म का कर्मों का फल लेकर के आया है, बिना पितृदोष निकाले वो कितना भी रत्न धारण करे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, कितना भी सूर्य को जल दे, मैं कहता हूं कोई भी फायदा नहीं होगा। पहले अपने पूर्व जन्म को कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके बाद विधाता कुछ सोचता है अब इसने अपनी सजा का प्रायश्चित किया तो मैं कुछ दूं, क्योंकि भगवान भी वचनबद्ध है, अब जितना तुम
करोगे। अगर उसको राम राम बोलोगे तो सामने से राम राम बोलेगा, जब आप किसी को राम राम नहीं बोलोगे तो अगला क्यों बोलेगा, वो भी गुस्से में चला जाएगा। हमारे भगवानों का भी यही है कि उनको याद करेंगे तो होगा। पूर्व जन्म का प्राश्चित करके इसको नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, उससे पहले कहीं भी नहीं। उसके बाद ऐसे जातक को शुक्र का रत्न, शनि का रत्न और बुध का रत्न गले में धारण करना चाहिए, जिसको कि भाग्यवर्ती लॉकेट कहा जा सकता है। यानी लग्नेश का भी पहने, पंचमेश का भी पहने और भाग्येश का भी गले में धारण करे और सूर्य को नियमित रूप से जल दे। लगन में केतु, सप्तम में राहु है, काल सर्प दोष का निवारण करे। उसके साथ एक काम और करना होगा, ये लॉकेट गले में धारण करने के बाद चंद्रमा का भी रत्न धारण करे, क्योंकि चंद्रमा दशमेश है। और मैं कहता हूं, अपने अंतर आत्मा से विश्वास से कहता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, गले में वह शुक्र का, बुध का और शनि का भाग्यवर्ती लॉकेट डाले और अंगूठी में चंद्रमा का रत्न धारण करे, क्योंकि चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। कोई दिक्कत नहीं, आप 3-4 महीने के बाद ही देखना उसकी स्थिति संवरती चली जाएगी। दर्शकों, दूर नहीं हो सकती। किसी पंडित या ज्योतिष आचार्य के पास जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाया तुम्हारा दुख दूर कर दे। वो आपको कर्म भोगने पड़ेंगे, उसका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा। ये भगवान के ऊपर निर्भर है कि आपका प्रायश्चित आपकी पूजा से अगर वो खुश हुए तो जो मैं बता रहा हूं आपको, जरूर उसमें कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। अब करके तो देखो, करके देखो, इस तरह से करके देखो, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। इस तरह से करके देखो, अपने दोस्त साथ ले जाने की जरूरत नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन ये काम आप करके देखो तो आप देखिए आपको सोने पे सुहागा होगा। काल सर्प दोष का निवारण करे, शनि चंद्र का विषयोग प्रलपित दोष माना गया है, मंगल राहु की शांति कराए इस तरह से, और सूर्य को जल दे। मैं कहता हूं बहुत लोगों को राहत मिली, राहत कह सकूंगा, जादू की छड़ी नहीं। तो ऐसे जातकों को और भी कोई है तो उनको भी राहत मिलेगी और जीवन पार हो जाएगा और आपकी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी और दुख भी दूर होते चले जाएंगे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने आपका एक परेशान युवक जिसकी उम्र अभी 56-57 साल है, वो अभी तक परेशान नहीं आ रहा, उसकी कुंडली का लेकर के विश्लेषण किया। मैंने शास्त्रों के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से जो मैंने पाया है उसके हिसाब से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो आप ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन करने लायक है तो फिर मैं जरूर कहूंगा आज मेरा वीडियो आप लाइक करें, दूसरों को भी भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और फिर छोटी सी बात और आग्रह करूंगा, भाई अच्छा है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार ये आपके ही प्रश्न है जो आप बोलते हैं, मैं तो मुझे तो एक रोज नई एक कुंडली मिल जाती है, जो बेचारा दुखी है मैं उसी का विश्लेषण कर देता हूं, ताकि उन सब का भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां आपका विश्लेषण करके आपका भी मार्गदर्शन करूं और उस जातक की जिसकी कुंडली उसका भी मार्गदर्शन हो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, जो इच्छुक है वो फायदा उठा सकता है। फिर कहूंगा अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और आपका भी मार्गदर्शन इसी तरह से खुशी खुशी होता रहे। धन्यवाद।